के इस आज के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम के लिए जो पहले से आप सबों के बीच में जो हमारे जोनल हेड और डिस्ट्रिक्ट हेड थे, उनके साथ डिस्कशन हुई थी कि हम किन किन बिंदुओं पर हमें डिस्कशन करना चाहिए। तो एक विषय समझ के आया कि जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फंडिंग को लेकर के परेशान रहते हैं। और फंडिंग क्या चीज़ है, फंडिंग कैसे, रिसोर्सेज क्या होते हैं उसके, इन सारे विषयों पर चर्चा के दौरान ये तय किया गया था कि एक विषय इसका भी होना चाहिए। तो आज अलायंस फॉर बिहेवियर चेंज के तत्वाधान में आयोजित पावर ऑफ फंड रेजिंग फॉर सोशल डेवलपमेंट के इस महती ट्रेनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर आप सभी जुड़ रहे हैं और विशेष लोग जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि यह प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आएगा। इसके बाद भी ये चेन ऑफ एक्टिविटीज़ ऐसी होनी है। इसके बाद भी इसी विषय पे और भी प्रोग्राम तय होगा। अभी आज के विषय के लिए हम सबों के बीच उपस्थित हो चुके हैं अपने हम सबों के को मार्गदर्शन करने वाले ऐसे यूनिसेफ एसबीसी चीफ अभिषेक सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और सर ने समय दिया। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर का मैं अभिनंदन करता हूं। आज के इस प्रोग्राम में सर हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस कार्यक्रम में अ, जो जितने भी एनजीओ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ये जो सोशल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सबके लिए ये विषय बहुत ही ज्वलंत है। और इस विषय को समझने के लिए कि हमें किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा दायित्व कैसा होना चाहिए, फंड रेजिंग को लेकर के हमें कैसे अपने आप को व्यवस्थित करना चाहिए, एक संस्था कैसे व्यवस्थित होती है और कैसे एक स्ट्रेटजिक प्लान से आगे बढ़ती है, उन सारे विषयों पे चर्चा करने के लिए अपने बीच में अभिषेक सिंह जी हमारे पास उपस्थित हो चुके हैं। मैं सर से निवेदन करूंगा कि सर का मार्गदर्शन हम सबों को मिले। ओवर टू अभिषेक सिंह जी। मेरा आवाज आ रहा है मनीष जी। जी जी, आ रहा है सर। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और ये जो मीटिंग करने की बात जो मनीष जी कह रहे थे, अभी हम लोग इसी चर्चा के लिए बैठे हैं कि एक स्वयंसेवी संस्था जो है उसको किस तरह से फंड रेजिंग के लिए इक्विप किया जाए। और अलायंस फॉर बिहेवियर चेंज के एक मैंडेट में ये भी था कि हम किस तरीके से कोई भी स्वयंसेवी पहल है उसको किस तरीके से हम और सशक्त बना सकते हैं, और उसके लिए अगर जरूरत है तो पैसे की आवश्यकता जो होगी उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है। तो एक जो भी साथी यहाँ जुड़े हैं, अगर कोई अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं एनजीओज को लेके कि किस तरह का उन्होंने कुछ ट्राई किया है, या जहाँ पे वो मतलब लर्निंग हुई हो, आपको फंड नहीं मिला हो, वो भी चलेगा। लेकिन अगर किसी का कोई अनुभव है तो वो थोड़ा सा हमारे साथ साझा कीजिए इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि हम लोग एक उसके रिस्पॉन्स के हिसाब से अपनी अ, तैयारी कर सकें। तो कोई अगर ऐसे साथी जो फंड रेजिंग को लेके बात करना चाहते हैं तो बता सकते हैं यहाँ पे, अगर उनके कुछ अनुभव रहे हैं तो। हम लोग कम लोग हैं, आप माइक म्यूट करके बोल सकते हैं, जो भी स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे। पहले बस्तर से शुरू कर सकते हैं। मनोज जी, आपने एक दिन बताई थी चर्चा के दौरान
कुछ बातें, कुछ आपका अनुभव था, उस विषय को आप रख सकते हैं। पांडे जी हैं और भी स्वयं। जगन पांडे जी है ना, जगन पांडे जी बताएंगे, है कि नहीं लाइन पे? जगमोहन जी तो हैं। जगमोहन जी काफी माइक, अनुभव है उनका। जगमोहन जी माइक ऑन कर लीजिए। और कोई? अजय देशमुख जी, अजय मौर्य जी, दुर्ग संभाग से। नमस्कार, बताइए। हेलो। हाँ मनोज जी, बताइए। हाँ। फंडिंग को लेके दो तीन चीजें, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं शेयर करना चाहूँगा कि छोटे छोटे फंडिंग हमने कैसे एकोमुलेट किया था। मैं जब वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल में एडीपी मैनेजर हुआ करता था, उसे लोकल फंड जनरेट करने के लिए हमको बोला गया था, और साल भर में एक टारगेट रहता था और किस तरह फंड जनरेट करना हमको ट्रेनिंग भी देते थे। मेरा आवाज़ आ रही है सबको? बिल्कुल। अब ओके। तो हम एक तो ये अप्रोच लेके हम हमेशा चलते कि कुछ लोगों के पास पैसा है, उनके पास समय नहीं है, और कुछ लोगों के पास समय है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। तो दोनों को अगर मैच करते हैं हम लोग, जिनके पास पैसा है हम उनके तक जाएं, जो समय जिसके पास है वो जाएं उनके पास, उनको अप्रोच करें, तो वो लोग जरूर हेल्प करते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जिन सीएसआर के तहत हो गया, या जो कुछ लोग हैं जो आईटीजी के अजम्पशन के आईटीजी अंतर्गत तो वो लोग फंडिंग करता है, अपना इनकम का इनकम टैक्स दे ही रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमने लिस्ट बनाया इंदौर शहर में, और हमने अप्रोच किया। अप्रोच करने का हमारा विधि यही था कि सर, हम लोग जैसे वर्ल्ड विजन बच्चों के लिए काम करता है स्पेशली, और बच्चों का जो हम जितने बच्चों को स्पॉन्सर करते, जिन बच्चों के जिस गांव को हमने गोद लिया था, उन बच्चों का सीएचएस हिस्ट्रीज वगैरह बनाए थे, उनका पढ़ाई लिखाई का पूरा डिटेल्स हमारे पास कैटलॉग था। और हम स्कूल में जाते थे, स्कूल के बच्चे जो अच्छे बच्चे घर के होते थे, तो स्कूल बच्चे ही हमारे लिए फंड जनरेट करके थे, अपने घर में जाके थोड़ा थोड़ा पैसा लेके आए थे। और हर स्कूल में टारगेट किया, तो वहाँ से हम अराउंड 3 महीने में हम लोग 19 लाख रुपए जनरेट किए थे, सिर्फ स्कूल से, इंदौर से। दूसरा चीज ये है कि कंपनी के पास गए थे हम लोग, कई सारे कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं कि हम इस फील्ड पे काम कर रहे हैं और ये एक सेंसिटिव इश्यूज है हमारे लिए, सबके लिए इनडाइजेस्टेबल इश्यूज है कम्युनिटी में। उस इश्यूज को कैसे एड्रेस करना है, क्या अप्रोच है, क्या स्ट्रेटेजी है, हम उनको बताते थे। तो हम कम लागत में कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन से हम इस काम को कितना अच्छा बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं, इसके बारे में हम प्रेजेंटेशन वगैरह दिए थे। और वहाँ से मान इंडस्ट्रीज से, हेलो, अ, आवाज आ रही क्या मेरा? जी आ रही सर, आवाज क्लियर है, क्लियर आ रही है। हाँ। जी सर, आ रही है जी भाई साहब की। जी जी जी। तो मान इंडस्ट्रीज हो गया, वहाँ पे गजरा गियर हो गया, ऐसे कई जगह गए थे हम लोग, और एक नेचुरल फ्लो ऑफ फंडिंग हमारे पास धीरे धीरे करके हमारे पास आया। हम 4 साल तक हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो हमको फंडिंग करता था, उन्होंने हमारे 50% फंड कम कर दिए, क्योंकि हम लोकल फंड मध्य प्रदेश में ही हमने जनरेट किया था काफ़ी फंड। इस तरह का हमारा मतलब, ये मेरा एक्सपोजर था वहाँ पे। उसके बाद दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में जब गया मैं, तो वहाँ हम गवर्नमेंट के साथ अप्रोच किए 50% मैचिंग फंड में। हमारे पास अगर 10 लाख है, तो 20 लाख का कोई प्रोजेक्ट को अगर करना है, तो हम कलेक्टर्स, जिला पंचायत सीओज और आसपास के कोई माइनिंग कंपनी से या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करना चाहते हैं, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ डेस्क फेस टू फेस बैठ के बात करके पूरी प्लान बना के उनको दिखाते थे। तो वो लोग मैचिंग फंड देने के लिए इजीली वो लोग एग्री हो जाते थे। उस हिसाब से मैं 4 साल वहाँ पे काम किया मैंने, फंड राइजिंग में काम किया, फिर इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ देखा मैं वहाँ पे देवास में।
दिस इज़ माय एक्सपीरियंस। और छत्तीसगढ़ में भी 15 साल से मैं यहाँ पे हूँ, और हम लोग ऑर्गेनाइजेशन, लोकल ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। लोकल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, मैं और जगवंत जी। और यहाँ पे भी यही चीज़ है कि थोड़ा सा पुशअप करेंगे, थोड़ा सा अपने प्रॉम्प्टनेस दिखाएंगे, हमारे काम को अगर सही कर लेंगे, दस्तावेजीकरण अगर सही कर लेंगे, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट भी फंड फ्लो देने के लिए, कोई फंड देने के लिए कोई आनाकानी नहीं करेगा, जो अवेलेबिलिटी है। क्योंकि गवर्नमेंट के सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट चाहेगा तो बहुत कुछ। करप्शन है, नो डाउट, बट हम अपने स्तर से हमारे चीज़ों को सही करना है, सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर्स को, जिससे कि कोई हमारे ऊपर कोई उंगली ना रखे कि हाँ ये लोग ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं करके। मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी बात को सही तस पे रख लिया। जी, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की, और मैं यही चाह रहा था कि बाकी जो साथी स्वयंसेवी संस्थाओं में काम कर रहे हैं या उसको हेड कर रहे हैं, तो फंड रेजिंग एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो आपको सिर्फ मतलब प्रोग्राम चलाने के लिए नहीं, बट एक ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी और उसके क्रेडिबिलिटी के लिए भी जाना जाता है। एक बार अगर आप एस्टैब्लिश हो गए, तो फिर वो आपको हर जगह आपको वो एस्टैब्लिश, जो आपका एस्टैब्लिशमेंट है वो फायदा दिलाता है। चाहे वो आपने जैसे अपने अनुभव से बताया कि आपने देवास और इंदौर में जो काम किया उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले, पैसे भी मिले, और साथ ही साथ आपने फिर मैचिंग फंड का भी कॉन्सेप्ट लाया, और आपके पास अगर 5 लाख रुपए कलेक्ट हो रहे हैं तो आप 10 लाख रुपए का काम कर पा रहे हैं, क्योंकि बाकी पैसा देने के लिए सरकार या जो भी दूसरा पार्टनर अगर उसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि हम एक बड़े गोल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कोई भी स्वयंसेवी संस्था, हम लोग कुछ लिंक शेयर कर देंगे। अभी अभी के बदलते परिवेश में, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल पे हैं, तो बड़ी स्लाइड शेयर करने से कोई फायदा नहीं है, फुल स्क्रीन मतलब साझा करने से कोई फायदा नहीं। मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को। दो बातें मैं रखना चाहता हूँ कि एक, जो मनीष जी ने बताया शुरुआत में कि हम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करें। एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आप अपने कंपनी या अपने संस्था के जो बाइलॉज हैं उसके हिसाब से अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप अपने आप को एक नीश एरिया बनाइए जिसमें आप काम करना चाहते हैं। हर संस्था की जो शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम को लेकर हुई है। कुछ लोग शिक्षा के मामले में, कुछ स्वास्थ्य के मामले में, कुछ पोषण के मामले में काम करते रहे हैं। मेरा एक अनुरोध होगा कि जस्ट बिकॉज कि डोनर एजेंसी आपको पैसा दे रहे हैं, आप उनके एजेंडे पे मत जाइए, आप अपने एजेंडे पे काम करिए। अगर वो मैच करता है डोनर एजेंसी के इससे, तो फिर साथ में काम कीजिए। अगर नहीं करता है तो आप उस तरह से फ्लो पे मत जाइए, क्योंकि हो सकता है अभी आपने कुछ अलग अलग तरीके के 4 फंड्स आपने सिक्योर कर लिए, मान लीजिए लाइवलीहुड भी कर रहे हैं, वहीं शिक्षा पे भी काम कर रहे हैं, और वहीं आप पोषण पे भी काम कर रहे हैं। तो ये आपकी प्रायोरिटीज फिर शिफ्ट होती रहेंगी। तो सबसे पहले आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन का एक विजनिंग वर्कशॉप कीजिए अपने टीम के साथ बैठ के, अपने सपोर्टर्स के साथ बैठ के, और वो विजनिंग एक्सरसाइज करने के बाद आप ये तय कीजिए कि आपकी संस्था का विजन क्या है, और वो विजन आपको आगे ले जाने के लिए काम आएगा। आपकी जो टीम है, जो कोर टीम होगी, चाहे वो आपके जो सदस्य हैं स्वयंसेवी संस्था में, कोर मेंबर हैं, या फिर जो एक्सटेंडेड जो सदस्य हैं 50-100 जो भी है, तो इनके साथ बैठ के आप एक रणनीति बनाइए, और उस रणनीति में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्लियर कीजिए। देखिए क्या होता है, लेट अस बी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल। मैंने बहुत सारे मतलब मैंने अपना कैरियर ही एनजीओ के साथ शुरू किया है, तो मुझे पता है हम लोग कैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। कम से कम 20 स्वयंसेवी संस्था को मैंने रजिस्टर कराया है। दूसरे दूर में मैं किसी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे जानने वाले लोग, उनके एनजीओ का रजिस्ट्रेशन मैंने देखा है कैसे होता है। तो आप पहले से तैयार नहीं होते हैं, और आपको एक डॉक्यूमेंट देना है। आपने बाइलॉज उठाया, किसी और का कॉपी पेस्ट किया, अपना नाम डाला और सबमिट कर दिया रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे
सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो ये है कि अपनी संस्था के लिए आप एक विजनिंग एक्सरसाइज कीजिए और उसमें ये तय कीजिए कि आपकी संस्था किस विषय पे काम करना चाहती है। उसमें बायलॉज में सब कुछ आपने लिख रखा है, लेकिन आप अपनी टीम के साथ मिलके ये तय कीजिए कि कौन से क्षेत्र, एक तो ज्योग्राफी और कौन सा विषय जो थीम आप काम करना चाहते हैं, स्वास्थ्य पे करना है, शिक्षा पे करना है, और उसमें आपकी क्षमता क्या है। ये भी देखिए कि आप जो कोर टीम है आपकी, उनकी किस तरह की क्षमता है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या जो आपके एडवाइजरी बॉडी में लोग हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो पहला काम है विजनिंग एक्सरसाइज करना और इसको आत्मसात करना अपने कोर टीम के साथ। ये काम जैसे हो जाता है तो दूसरा, अपनी एक ज्योग्राफी पहचान कीजिए जहां पे आप कुछ प्रयोग करेंगे। तो कुछ गांव आप ले सकते हैं अपने, जो भी एक समुदाय है जहाँ पे आप समाज के साथ काम करना चाहते हैं। और ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके लिए डोंट डिपेंड ऑन एनी फंड, इसके लिए किसी बाहरी फंड के ऊपर मत जाइए। अगर आपके ग्रुप में 5 लोग हैं और अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर बस्तर की बात करें और आप जगदलपुर में अगर कुछ करना चाहते हैं तो वहां पे उस एक गांव को चुन लीजिए जहां पे आप अपने प्रयोग करना चाहते हैं, सामाजिक बदलाव के जो प्रयोग हैं वो करना चाहते हैं। तो वो करने में जो भी आप बातचीत कर रहे हैं वहां पे आप समुदाय के साथ काम करिए, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए काम कीजिए, क्योंकि आप यही चाहते हैं कि वो डिजायर्ड चेंज हो वहां पे। तो उसमें सप्लाई में बहुत जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी विषय पे काम कर रहे हैं तो वहाँ सप्लाई नहीं भी है, आप व्यवहारों के ऊपर काम कर सकते हैं, अच्छे व्यवहार और जो कार्यक्रम की रणनीति है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये 2 चीज जैसे सेट होता है, मतलब आपने अपने संस्था का विजन बना लिया, विजन के बाद आपने एक विजन के बाद आपने एक ज्योग्राफी चयन कर लिया कि आप 5 गांव में काम करेंगे, 2 गांव में काम करेंगे, 1 गांव में काम करेंगे, जो भी आपकी क्षमता है आप वो ले सकते हैं। जैसे ही ये 2 विषय आपके फाइनल हो गए, इसके बाद आप वहां पे कुछ रिगरस प्रयोग कीजिए। रिगरस प्रयोग मतलब जो आप लगातार उन गांवों में जो भी विषय आपने लिया उस विषय के ऊपर लगातार काम कीजिए, एक्सपर्ट्स को बुलाइए, बातचीत कीजिए, और नॉन फिनेंशियल एक्टिविटी वहां पे आपकी होते रहनी चाहिए। आमतौर पे चर्चा हो, बातचीत हो, सेंसिटाइजेशन हो, ठीक है। उस तरह के प्रयोग वहां के लोगों को ही इन्वॉल्व करके आप करते रहिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे। अभी कोविड में हमने देखा है, हमारे कुछ बस्तर के बहुत सारे साथी जुड़े हैं यहाँ पे। हमने ये देखा है कि जब आप युवोदय जैसे कार्यक्रम में जब वो जा रहे थे और गांव में सीख केंद्र की बात कर रहे थे, तो वॉलेंटियर जो जो पढ़ाने वाले वॉलेंटियर थे वो भी गांव के थे। और कई जगहों पे पंचायतों ने अपने मतलब अपनी व्यवस्था से वहां पे बच्चों के पढ़ने का स्थान बनाया। वैसे स्कूल है कोई जरूरत नहीं, लेकिन तब कोविड के टाइम में स्कूल बंद था, तो एक स्थान बनाया गया जहाँ पे बच्चे पढ़ सकें शाम को। तो वहां पे उन लोगों ने बेंच दिए या जगह बनाई, दरी दिए। तो वो जो व्यवस्था है वो पंचायतों ने किया। तो वो तब किया जब वो देख रहे थे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति आ रहा है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 2 बच्चे वहां पे अगर कंट्रीब्यूट करे तो इस तरह से समाज ने भी आगे बढ़ के अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये 2 चीज अगर आपका सेट हो जाता है, इसके बाद आप अपने कार्यों के लिए, अच्छा इस दूसरे वाले में मेरा एक और सजेशन है। आप जैसे मैं बात करता हूँ कई जगह पे, आपको सोचना होगा कि आपकी संस्था किस तरह से सस्टेनेबल फंड रेज कर सकती है। ठीक है, उस जगह पे क्या कर सकती है जिससे उसको एक सतत आय हो सके। छोटा ही सही, मान लीजिए 5,000 रुपए महीने का ही सही, लेकिन वो संस्था को इनकम आए और वो इनकम से आप कुछ गतिविधि कर पाए अपनी, या एक ह्यूमन रिसोर्स ही रख पाए जो एडिशनल आपका हैंड हो वहां पे गांव में। सपोज पुस्तकालय चलाना है या कुछ करना है तो वहां पे कर सकते। तो एक इकोनॉमिक गतिविधि में जुड़ना बहुत जरूरी है। ये आपकी संस्था को एक बल देगा, एक फाउंडेशन देगा, और उसके ऊपर आप जो फंड रेजिंग का जो कार्यक्रम है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले विजन सेट करना, दूसरा ज्योग्राफी सेट करना जहां पे आप काम करने वाले हो, और तीसरा उस ज्योग्राफी में कुछ सेलेक्ट गांव जो है उनको मॉडल बनाने के लिए आपको अपना समय और अपनी एक्सपर्टीज
आपको लगानी होंगी। तो ये जब 3 चीजें आप कर लेते हैं, फिर आप इस विषय को जो आप काम वहां पे कर रहे हैं, इसको सोशल मीडिया के माध्यम से या कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लिखना शुरू कीजिए, या अगर आपको इसमें तंग है तो इस काम के लिए भी आप मदद ले सकते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो आपके काम को एक प्रपोजल के रूप में लिखते हैं कि भाई अभी हम 5 गांव में कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयोग हम बड़े स्तर पे करना चाहते हैं। और तब आप फंड रेजिंग के लिए एक्चुअली इक्विप हैं और आप बाहर जाइए कि जहाँ पे आप फंड सिक्योर करने के लिए लोगों से बात करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं। अभी मनोज जी ने जो बताया वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने, जिसमें डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप, जो लोग नहीं जानते स्पॉन्सरशिप होता है जहाँ पे आपने जैसे बच्चों के लिए किया, तो कुछ बच्चे आपके उन गांव के, मान लीजिए 10 बच्चे हैं, तो आप उनको स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं सीधा। और आप बता सकते हैं कि एक केस बना के कि एक मान लीजिए राम कुमार है और उस राम कुमार की पढ़ाई 5वीं तक है और वो आगे कुछ बनना चाहता है और उसमें उसको खर्च होने वाला है, तो क्या मदद कोई कर सकता है बाहर से। और वो एक आप मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या गांव छोड़ के बाहर जाना चाहता है पढ़ने के लिए, या वहीं पे पढ़ के कुछ कोचिंग चाहिए, या उसको कुछ कंप्यूटर एडेड पढ़ाई में सपोर्ट चाहिए, तो वो एक केस बना के आप उनके स्पॉन्सर्स के पास बात करते हैं कि भाई एक बच्चे को अगर आप स्पॉन्सर करते हैं तो महीने का आपको 500 रुपये खर्च करना पड़ेगा, बट इस 500 रुपए में आप उस बच्चे के जीवन में ये इस तरह का बदलाव ला सकेंगे। हम लोग उस पैसे से वहां पे गांव में पुस्तकालय चलाएंगे और ये 4 गतिविधियां होंगी। तो उस गांव में मान लीजिए कि 25 बच्चे अगर स्पॉन्सर हो जाते हैं, अलग अलग लोग करते हैं, वो एक व्यक्ति एक ही को स्पॉन्सर कर रहा है, तो इस तरह से स्पॉन्सरशिप प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं जहां पे आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। और कई जगह पे जैसे इन्होंने बताया अभी वर्ल्ड विजन का प्लान इंटरनेशनल भी इस तरह का काम करती है, CRS भी कुछ एरिया में इस तरह का काम करता है। तो वहां पे डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप का भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप स्पॉन्सर और चाइल्ड, इन दो के बीच में आप एक कड़ी बन सकते हैं, और वहां पे जो बेनिफिट्स है उस बच्चे को जो मिलना है वो बेनिफिट्स आप सीधा पहुंचा सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया और वो प्रोजेक्ट बना के आप अलग अलग फंडिंग एजेंसीज को दे सकते हैं जो उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं तो यहाँ पे जो भी संस्था काम करने वाली है, अभी एक PCI एक संस्था है, प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल, उसने अभी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यहाँ पे चिराग प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें SBCC का काम अभी लिए। तो ये जो PCI जो संस्था है वो अपने साथ कई, क्योंकि ये बाहर की संस्था है और ये पहली बार एस्टैब्लिश हो रही है, तो वो कई छोटे छोटे संस्थानों स्वयंसेवी संस्थाओं को अपने साथ जोड़ेगी, क्योंकि ये परियोजना जो है शायद छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में चलने वाली है। तो उस स्वयंसेवी संस्था के साथ जुड़ के अपने स्थानीय जो खासतौर पे पोषण और कृषि से संबंधित जो कार्य है वो कर सकते हैं। तो उनके पास अभी रिसेंट ही हुआ है, तो मुझे लग रहा है उनकी अभी टीम का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो जो इच्छुक स्वयंसेवी संस्था है उसको आप अपने प्रपोजल्स दे सकते हैं, अपने आइडियाज दे सकते हैं। देखिए एक चीज समझने की बात है कि जो भी सॉल्यूशन, जो समस्याएं है ना, उसका समाधान कोई बाहर से नहीं आता है, उसका समाधान हमें स्वयं करना है, यहाँ पे ही करना है। तो उस समाधान के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारे बीच से उस समाधान को निकालना, और उसमें जो गांव के जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं और उसको हम अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करते हैं और उसके समाधान को भी डॉक्यूमेंट करके हम प्रपोजल करते हैं कि ये करना है और ये हम कर सकते हैं, अगर आप इस तरह का सहयोग करेंगे तो ये बदलाव होगा। और उस बदलाव को एक मॉनिटरिंग इंडिकेटर के साथ अगर आप जोड़ देते हैं कि ये सिर्फ इनपुट पे नहीं जाएंगे कि हम इतने गांव में रैली कर रहे हैं और ये नहीं, उससे बियॉन्ड जाके अगर हम बदलाव के नंबर्स को देखें कि भाई ठीक है हमने रैली की, लेकिन उस रैली या ग्राम सभा की बैठक से हुआ क्या, तो हम उस इंडिकेटर पे बता सकते हैं कि हम इतने लोगों को लाभ दिला पाए इस कार्यक्रम में। तो एक आउटपुट के तर्ज पे उस पूरे प्रक्रिया को डॉक्यूमेंट करना होगा। तो दूसरा जो मैंने बोला, एक तो स्पॉन्सरशिप, दूसरा जो लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है
तो मान लीजिए छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण हमने लिया, बट यूनिसेफ है या और जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं यहाँ पे कार्यरत हैं, उनके साथ मिलके आप काम कर सकते हैं। यूएन सिस्टम के साथ काम करने के लिए एक पोर्टल होता है, यूएन पार्टनर पोर्टल। उसमें आप रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं। मैं चैट में उसका ये साइट डाल दे रहा हूँ, un.portal.org। इस पे जाके अपने प्रोफाइल बनाने होते हैं और उस प्रोफाइल के थ्रू आप किसी भी अपना कॉन्सेप्ट भी शेयर कर सकते हैं। और कई बार जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो यूनिसेफ जो है वो अपना एक निकालता है कि हमें इस तरह की संस्था के साथ काम करना है, तो वो आप कर सकते हैं। आपके चैट बॉक्स में मैंने ये पोर्टल डाला है, जो भी लोग चाहें वो यहाँ रजिस्टर हो सकते हैं। ये पहला स्टेप होता है यूनिसेफ के, किसी भी यूनिसेफ या ऐसी कई और 6 और संस्थाएं हैं उनके साथ पार्टनरशिप का ये पहला स्टेप है। तो सबसे पहले आपको इस सिस्टम पे रजिस्टर होना पड़ेगा और उसके बाद ही आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने की भी प्रक्रिया ऑनलाइन है। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा है कॉल फॉर एक्सप्रेशन। कई बार क्या होता है, जो स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा जाता है। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे अभी रिसेंटली एक नीति आयोग के माध्यम से अभी एक कार्यक्रम शुरू हुआ है शिक्षा को लेके, एमएलई मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को लेके। तो उसमें भी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया गया था और उसमें भी 3 बड़ी बड़ी संस्थाओं ने काम शुरू किया है। और एक स्वयंसेवी संस्था जो है वो प्रथम, आप जानते होंगे, प्रथम को रिसेंटली एमएलई मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, मदर टंग में पढ़ाई के लिए उनको ये कार्य मिला है छत्तीसगढ़ में। और शिक्षा विभाग के माध्यम से ये कार्य हो रहा है और ये बहुत बड़ी परियोजना है। ये 2,500 करोड़ की परियोजना है जो छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया है। तो इस कार्यक्रम में कई, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी स्वयंसेवी संस्था जो नेशनल लेवल पे काम कर रही है, वो अगर काम करेगी तो उनको स्थानीय स्तर पे स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग लेना पड़ेगा और उस सहयोग में आपका रोल हो सकता है। तो यहाँ पे भी जो हम ये कहते हैं कि RFQ, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, वो लोग मांगते हैं और उसके अगेंस्ट में आप सबमिट कर सकते हो। तो ऐसा RFP या RFQ जो है वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, वो कई स्वयंसेवी संस्थाएं निकालते रहती हैं, चाहे वो मॉनिटरिंग का हो या फील्ड इम्प्लीमेंटेशन का हो। और ये आप उनके वेबसाइट पे जाके भी डाल सकते हो, देख सकते हो। बहुत सारी, जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, तो वो भी डोनेशंस फंडिंग करते हैं। इंडियन बहुत सारी कंपनीज है, वो भी अपने जो फाउंडेशन है या चैरिटी है उसके माध्यम से करते हैं। तो ये तीसरा हुआ। चौथा हो गया CSR, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसमें अगर पहला 2 आपकी क्लियर है, पहले 2 जो लक्ष्य है वो क्लियर है, आपने अपना विजन प्रॉपर सेट किया है कि हम इस विषय पे काम करेंगे, और उसके साथ आपने अगर ज्योग्राफी एक सेट किया, और उस ज्योग्राफी में जैसा मैं बोल रहा हूँ कि उसको ऐसा बना लीजिए कि वहां के गांव के लोग आपको अपना लें। मतलब अपना ले इन द सेंस कि उनके साथ मिलके आप काम कर रहे हैं। तो कोई भी विषय है वहां पे सामाजिक बदलाव के लिए आप काम कीजिए। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं भी दे पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे सामाजिक बदलाव के बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे, उन पे आप बात कर सकते हैं। जैसे बाल विवाह हो, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हो, बच्चियों की शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, जेंडर के बाकी जो आयाम है उस पर काम कर सकते हैं। तो अपने गांव में अपने आप को ऐसे एस्टेब्लिश कर लीजिए। और फिर आप अगर एयरटेल फाउंडेशन को आप लिखते हैं कि हमारे इस तरह की परियोजना है और यहाँ पे इस तरह का कार्य हम कर रहे हैं, आप अगर फंड करेंगे तो हम इसको और भी गाँव में ले जा सकते हैं, और ये मॉडल है, आप विजिट करिए आके। तो उसमें क्या होगा कि आपके कॉन्फिडेंस से आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो ये चौथा तरीका है जहाँ पे आप CSR को अप्लाई करके और कई बार आप प्रपोजल के माध्यम से, और कई बार आप डायरेक्ट उनके साथ काम करके ये ले सकते हैं। एक ये कुछ इंस्टीट्यूशनल तरीके हो गए। इसके अलावा जैसे बहुत सारी जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन का FCRA होगा, अगर
फंड्स के साथ काम करना है तो FCRA जिनका भी रजिस्टर है वो फॉरेन से भी, मतलब जो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे या डायरेक्ट, जैसे फोर्ड फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बहुत सारे संस्थाओं को डोनेशन देती है। तो वहां पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको FCRA चाहिए होगा, और FCRA के बिना आपको फंड्स नहीं मिलेंगे। तो ये कंप्लायंस जिनका होगा इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर, वो आप देख सकते हैं। CSR का एक बड़ा अंडरस्टैंडिंग अगर देखें तो ये रकम साल में इंडिया में 20,000 करोड़ ये वॉल्यूम है फंड का, और उस 20,000 करोड़ में बहुत सारा पैसा जो है वो प्रधानमंत्री ये स्कीम जो रिलीफ PM रिलीफ फंड जो है उसमें जाता है। लेकिन अगर जो संस्थाओं को काम करने का अगर सीधा अनुभव हो तो वो फंडिंग प्रपोजल इनको भी दे सकते हैं। और जैसा मैंने बोला कि अगर पहला 2 चीज क्लियर है और उसके साथ आपने अपने एक्टिविटीज को सोशल मीडिया पे रखा है या अपने वेबसाइट रखे हैं, वेबसाइट बनाना और सोशल मीडिया हैंडल्स को एक्टिव रखना ये कोई बहुत खर्च का काम नहीं है। इतने कॉस्ट यू हार्डली बनाने में, वेबसाइट बनाने में 20-25 हजार का खर्च आएगा, और आप खुद से भी बेसिक इंफॉर्मेशन डाल के रख सकते हैं। ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट, अपनी जो भी फंड मिल रहे हैं, जो भी डोनर है, उसके बारे में जानकारी आप अपने वेबसाइट पे भी दीजिए, ताकि लोगों को भी पता हो, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं उनको भी पता हो कि ये ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये अपने जो नियम कानून है उस नियम कानून को ऊपर सभी के सामने साझा कर लें। इसके साथ साथ आप बहुत सारे, जैसे अगर आप देखें, बहुत सारे जो विषय हैं जहाँ पे आप पर्सनल ये कर सकते हैं, इवेंट बेस्ड कलेक्शन कर सकते हैं। मैंने बोला कि मैंने अपने कैरियर की शुरुआत एक NGO से की थी, तो हम लोग वहाँ पे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, 26 जनवरी को पटना में गांधी मैदान में एक बड़ा मेला होता था, मतलब झंडा फहराने के टाइम के बाद बहुत बड़े लोग आते थे वहां पे। तो हमने ऐसा 50 रुपए का कूपन प्रिंट कराया था। कूपन आप समझते हैं ना, जो टिकट जैसा रहता है, तो इस तरह का कूपन हम लोग 50-50 रुपए का, मतलब 50 का है, 100 का है। और फिर हमने एक स्टॉल लगाया, स्टॉल जैसे आप देखते होंगे कोई किसी कंपनी का स्टॉल लगाते उस तरह का। और 3-4 हमारे साथ जो युवा थे वहां पे, हम लोगों ने स्टॉल लगाया, कुछ इंफॉर्मेशन रखी हम क्या करते हैं और कहाँ करते हैं, और अपनी संस्था की जानकारी रखी। और इवेंट में हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, हम लोग सड़क पे खड़े थे, एंड वी कलेक्टेड, और बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 2003 की, और उस समय 26 जनवरी के दिन अगर हमने इवेंट किया तो हमें लगता है कि कुछ 5-7 हजार रुपए तब कलेक्ट हुए थे एक दिन में, एक इवेंट में। तो वो हमारे संस्था के ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए वो काफी था। 2-3 महीने का हमारा जो ऑपरेशनल कॉस्ट हो रहा था वो उससे हमारा मीटअप हो रहा था। इसके साथ साथ बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे आप ये कहते हैं ना वॉक, मतलब आप मैराथन जैसा वॉकथन कर सकते हैं, किसी पार्क में लोगों को बुला सकते हैं। आप गैदरिंग का जो बेनिफिट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूलों के साथ बात कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा आपने मनोज जी ने बताया कि स्कूलों के साथ बात करके सिर्फ बच्चों ने सोचे उनको 26-19 लाख रुपए कलेक्ट कराए, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा कारण क्या था, वर्ल्ड विजन का जो ट्रस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक ट्रस्ट बिल्ड करने में समय लगता है, एक रातों रात कोई चीज नहीं होती, आपको वो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। दूसरा, एक दायरा समझना होगा कि जो स्वयं सेवी संस्था है जिसको आपने रजिस्टर कराया है काम करने के लिए, उसमें और एक एडवोकेसी और प्रेशर ग्रुप वाले ऑर्गेनाइजेशन में फर्क होता है। एक स्वयं सेवी संस्था जो है वो कुछ मुद्दे पे काम कर रही है तो वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी में काम करे। उन्होंने कहा कि सरकार इज द बिगेस्ट फंडर, सरकार के पास सबसे ज्यादा पैसे है सामाजिक विषयों पे काम करने के लिए। तो उसको कैसे हम उस अवसर को किस तरीके से अपने साथ जोड़ के फायदा लेते हैं वो देखना चाहिए, बनिस्बत कि हम उनके साथ एक प्रतिस्पर्धा में आ जाएं और हम मान लीजिए कि कुछ विरोध कर रहे हैं किसी विषय को लेके। तो 2 तरीके का काम होता है, एक है कि आप बदलाव में, आप जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आप
मतलब सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेके आप विरोध कर रहे हैं, तो ये अगर आप सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं तो वहां पे आपको फंडिंग के लिए फिर आपको एक डेंट होगा। डेंट कहने का मतलब आपको एक समस्या पैदा होगी और आप आगे हो सकता है कि आपको, जैसे इसी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे जिन्होंने ऐसी कंट्रीज से पैसा लिया और मान लीजिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध किया, तो उसको एफसीआरए जो होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जब आप लेते हैं तो आप डिक्लेयर करते हैं किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, आप दूसरे विषय पे खर्च नहीं कर सकते। तो कई बार क्या होता है कि एडवोकेसी वाला जो काम होता है, जो खासतौर पर सरकार की नीतियों के विरोध में काम करते हैं, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। अगर वो आप करते हैं तो वहां पे आपको आपकी जो संस्था है उसको ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं, फंडिंग रोक सकते हैं, कोई और भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें पहले ही ये तय कर लेना चाहिए कि हमारी संस्था क्या करेगी। आप एडवोकेसी कर सकते हैं, ये भारत में मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप सरकार के विरोध में नहीं जा सकते, आप जा सकते हैं, लेकिन स्वयं सेवी संस्था का एक लिमिटेशन होगा, क्योंकि आपने उसको कार्य करने के लिए रजिस्टर कराया है अंडर इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और इंडियन कंपनीज एक्ट। आप चैरिटेबल कंपनी बना रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, या इंडियन ट्रस्ट एक्ट में आपने रजिस्टर कराया, वहां पे एक क्लियर बायलॉज होता है और वो बायलॉज आपके ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है। तो हमारा जो प्रेशर ग्रुप वाला है, कई बार हम एक ही व्यक्ति हैं लेकिन हम अलग अलग तरीके से, हम कहीं पे पॉलिटिकल होते हैं, कहीं पे हम स्वयं सेवी संस्था में है तो हम वहां पे सचिव, अध्यक्ष या किसी रोल में काम कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों या कोई धार्मिक संगठन से जुड़े हों, ये अपनी अलग पहचान है। लेकिन जब आप स्वयं सेवी संस्था में काम करते हैं तो वहां पे आपको समाज के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए और उन मुद्दों को एप्रोप्रिएट जगह पे पहुंचाना, ये लक्ष्य रखना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी की बात अगर जो अभी मनोज जी ने कही कि सरकार के साथ मिलकर अगर हम काम करेंगे तो उसका परिणाम जो है वो बहुत बृहद होता है। तो इस तरह के इवेंट्स की हम बात कर सकते हैं जहां पे हम इवेंट इस्तेमाल करके काम फंड रेज कर सकते हैं। एक नेटवर्क फंड रेजिंग भी एक तरीका है। नेटवर्क कहने का मतलब आप जैसे आप देखें कि फेसबुक है, आप, लेकिन अभी फेसबुक में क्या है कि लिमिटेशन है, आप एक लिमिटेशन के बियॉन्ड एड देके जाना पड़ेगा, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि एक्विजिशन कॉस्ट कितना है। फंड लेने के लिए आप अपने कार्यक्रमों को प्रचारित करना चाहते हैं तो आपको फेसबुक ऐड पे जाना चाहिए। अभी फेसबुक ऐड सस्ता है कंपेयर टू, आगे 5 साल के बाद और महंगा हो जाएगा। तो आप चाहें तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपने मुद्दों को रख सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे बहुत ऐड आ रहा था, द्वारका में एक टेम्पल बन रहा है, इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन आप लोग जानते हैं, कृष्ण जी के जो फॉलोअर लोग हैं उन्होंने एक संस्था बनाई है इस्कॉन। तो द्वारका यानी कि दिल्ली वाली द्वारका, वो गुजरात वाले द्वारका में, दिल्ली में जो द्वारका है वहां पे एक इस्कॉन टेम्पल बन रहा है। तो इस्कॉन टेम्पल के लिए उनका इंस्टाग्राम पे बहुत ऐड आ रहा है कि आप फंड ये कीजिए, डोनेट कीजिए, और वो छोटे अमाउंट से लेके बड़ा अमाउंट जो भी, तो आप हर अमाउंट पे आपको वो एक अलग अलग ये दे रहे हैं कि आप 1000 रुपए करते हो तो आपको ये मिलेगा, वहां पे ये जगह होगा, 25,000 करते हो तो आपके नाम का एक टाइल्स लगेगा जिसपे आपका नाम लिखा होगा, ऐसा वो कर रहे हैं। इसको रायपुर में रहते हुए मैंने इतनी बार देखा कि मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, और एक बार मैं प्रोसेस में चला भी गया था फंड देने के लिए, और आई थिंक कुछ 1000-1100 रुपए मैंने डाल भी दिए, क्योंकि वो बार बार देखते देखते मुझे लगा कि चलो आ रहा है, भगवान के नाम पे कुछ भी है डाल दो। तो वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पावर मैं बता रहा हूँ। तो वो तब हो पाया जब उसके एड्स आ रहे थे, वो फ्री नहीं था, वो ऐड था, और एक छोटा रील जैसे आप देखते हो, आपको बीच बीच में आता है ना, केटो एक ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा होगा, तो उसी तरीके का प्लेटफॉर्म है। आप अपनी संस्था का रजिस्टर करा सकते हो केटो पे, और वो ऑनलाइन आपको मदद करेंगे फंडिंग के लिए। और जो प्रमोशन करना चाहते हैं, आप चाहें तो उसको अपने फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम के पेज से आप प्रमोट करके फंड रेज कर सकते हैं, और ये बड़ा ही सफल मुद्दा है। मैं इसके
ऊपर बात करूंगा, जो 4-5 इंडिया में बड़े ये हैं, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फंड रेजिंग है, उसके साथ साथ वॉलेंट्री बहुत बड़ा एक ये है जिसपे आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं और उनको वॉलेंटियर करने के लिए कह सकते हैं कि भाई आपने एक कोई शिक्षण संस्थान चलाना शुरू किया, तो क्या कोई ऐसा है जो रिटायर्ड टीचर अगर है तो क्या वो थोड़ा समय दे सकते हैं जो कल्चर और बच्चों को पढ़ाई के बारे में बात कर सके? क्या कोई वकील आपके साथ जुड़े हैं जो लीगल एड, जो 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 गरीब लोग हैं जिनको लीगल एड की आवश्यकता है, हो सकता है उनको उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं और उसको कानूनी सहायता चाहिए, तो क्या आपके पास ऐसे वॉलेंटियर हैं? अगर नहीं है तो आपको ऐसे सपोर्ट वॉलेंटियर पे भी काम करना चाहिए कि भाई हम रोज आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन हमारा सही में, और वो लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं ऐसे मिलेंगे आपको लोग। कोई वकील मिल जाएगा, कोई डॉक्टर मिल जाएगा, जो आपके संस्था में अगर कोई आता है इस तरह का कोई केस जिसको सही में आवश्यकता है, तो आप उसको मदद कर सकते हैं। जब मैं, और ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने खुद स्वयंसेवी संस्था में काम किया है और उसके जो अनुभव थे, ऐसे अनुभव वहां पे भी रहे हैं जहाँ पे लीगल एड के लिए हम लोगों ने एक वकील थे उनसे बात करके एक तरह से इम्पैनल करके रखा था कि हम लोग कोई भी अगर इस तरह का कुछ केस आएगा तो आपके पास लेके आएंगे और आप उसको जो कानूनी सहायता है उसमें आप मदद कर सकते हैं। फिर आप मतलब जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उनसे बात कर सकते हैं कि क्या वो आपको, जैसे मैंने वेबसाइट के लिए बताया, क्या आप कुछ ऐसे जहाँ पे आप बेस्ड हैं कॉलेज में जाइए, बातचीत कीजिए। और क्या आपको एकदम इमेच्योर, हो सकता है कोई नया बच्चा हो जो पढ़ाई कर रहा है, वो वॉलेंटियर करते हुए आपके लिए वेबसाइट बना सकता है। कि आजकल तो वेबसाइट कोडिंग तो बच्चे कर देंगे, 10 साल 10वीं कक्षा के बच्चे कोडिंग पढ़ते हैं, जानते हैं, तो वेबसाइट क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे के साथ वॉलेंटरी एक ग्रुप को बात करिए कि क्या उन आपके लिए वेबसाइट बना सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स, जैसे कोई ये करते हैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मान लीजिए करा रहे हैं, तो आपकी और संस्था ने ऑर्गेनाइज किया, तो कोई एक कराटे टीचर अगर हैं वहां पे, उनके साथ आपने टाई अप कर लिया कि वो आपकी संस्था के लिए 1 घंटे का वीक में एक सेशन बच्चों के साथ कर रहे हैं या महिलाओं के साथ कर रहे हैं जो सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे विषय हैं। इससे क्या होगा कि लोगों का जुड़ाव होता जाएगा, आपकी संस्था के साथ ट्रस्ट और जुड़ाव दोनों हो जाएगा। और ये जो वॉलेंटरी है ना, अगर इसको कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ कैश, तो उसका भी वैल्यू है। आप सोचिए, अगर आपने एक सेशन कराया और वो सेशन के लिए आपको 5,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं और वो काम फ्री में हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, लोगों को भी ये लगेगा कि हम, उनमें से जो लोग निकल के तैयार होंगे वो भी रिटर्न बैक करने के लिए इस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारी जगह पे काइंड में डोनेशन ले सकते हैं। एक आपने देखा होगा हमारे कुछ, अगेन मैं नाम ले रहा हूँ, युवोदय के जो साथी हैं, वो बुक डोनेशन कैंपेन चला रहे थे। खासतौर पे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बच्चे पास हो रहे हैं, तो उसके बाद वो किताबें उनके लिए वेस्ट हैं, तो वो किसी को दे देते हैं। तो क्या उसका कुछ सिस्टम बना सकते हैं जो खासतौर पे जो गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्या उनके लिए हम एक लाइब्रेरी सेटअप कर सकते हैं? और उस लाइब्रेरी में हम इस तरह के जो बच्चे हैं जिन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया है किताबों को खासतौर पे, तो वो किताबें हम वहां पे डोनेट करा लें पढ़ने, दूसरे पढ़ने वाले ग्रुप के लिए। नहीं तो क्या है, वो बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे वो कोई ऐसे ही उठा के ले जाता, रिलेटिव ले गया, कोई ले गया, हो सकता है वो अफोर्डेबिलिटी भी हो, वो खरीद सकते हैं फिर भी ले गए। और दूसरा, उसमें उस किताब का बहुत सारे जगह आप देखेंगे कबाड़ी वाले ले गए और फिर वो दूसरी जगह बेच रहे हैं, मतलब वो दूसरे लोग खरीद रहे हैं उसको। तो हम एक सेटअप और सिस्टम इस तरह का बना सकते हैं जहां पे हम शुरुआत में किताब दान अभियान चला सकते हैं कि भाई जो लोग भी पुस्तकालय के लिए, हमने एक पुस्तकालय गांव के समुदाय के साथ बात करके एक जगह सेट कर लिया और आप अब उसके लिए कैंपेन चलाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन, अपने कनेक्शंस को इस्तेमाल करके कि भाई हमें आप पुस्तकें दान कर दीजिए। और दिल्ली में इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण था। दिल्ली नहीं, ये अहमदाबाद में देखा था मैंने। उबर के साथ एक ग्रुप ने टाई अप कर लिया था और आप अगर किताबें
आपने डोनेट करने के लिए तय कर ली, तो उबर वाले आपको केवल उनको डिटेल दे देना है, तो वो उबर की जो टैक्सी चलती थी, तो वो उनकी जो टैक्सी उस साइड से आएगी या जाएगी, उससे वो कलेक्ट करा लेते थे और एक जगह पे पहुंचा देते थे। तो इस तरह का आप स्थानीय स्तर पे बात कर सकते हैं, खासतौर पे रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, ऐसे जगह, रायगढ़, ऐसे जगहों पे जो अर्बन सेंटर्स हैं, इन जगहों पे आप किताब दान अभियान के लिए भी बात कर सकते हैं। और आप गांव में लाइब्रेरी चलाइए, उस लाइब्रेरी के लिए किताबें आपको बाहर से मोबिलाइज करिए, जो चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे स्कूल की किताबें हो, बहुत सारी कहानी की किताबें मिलेंगी। क्योंकि अभी क्या है, धीरे धीरे ये जो बच्चे हैं, हम उनको किताबों से दूर और मोबाइल से नजदीक कर रहे हैं। तो हमें ये, हमारे पास अगर ये अवसर होगा, तो हम उनको इस तरह के नॉन स्क्रीन वाला जो कार्य है उसमें भी जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ जो अभी मनोज जी ने बताया कि स्कूल बेस्ड कैंपेन करके आप फंड रेजिंग वहां भी कर सकते हैं, अगर आपके इस तरह के ये हैं कुछ जो प्रोग्राम्स बन रहे हैं तो। और बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी उसका चलन कम हो गया है, लेकिन हम लोग कुछ और प्रोडक्ट देख सकते हैं। पहले ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत चलते थे, और ग्रीटिंग कार्ड्स हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्शन विलेज इंडिया, लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ग्रीटिंग कार्ड्स हम लोग भेजते थे। हैंडमेड कार्ड होता था, तो वो एक हैंडमेड कार्ड, और तब उसकी कीमत, मतलब आमतौर पे जो बाजार में कार्ड मिल रहा है आर्ची और इस तरह की कंपनी का, उसी तरीके का बर्थडे और ये न्यू ईयर के टाइम में वो लेके जाते थे। बट ये होता था कि हर कार्ड यूनिक होता था, पेंट करके बच्चे देते थे, और वो बच्चों का जो कार्ड है वो हम लोग भेजते थे। और यहाँ पे हमने जैसे बच्चों को मान लीजिए 3 से 4 रुपए हमारा कॉस्ट आया, क्योंकि पेंट और ये हम लोग दे दिए बच्चों को, और बच्चों ने जो किया उनको हमने कुछ 1-2 रुपए उनको भी दिया, और उनको मतलब ये बेसिकली आर्ट कॉलेज जो था उसके माध्यम से किया गया था। तो वहां पे वो कार्ड बेच के, और उसके जो पैसे आए उसके बाद में उससे जो गतिविधि हम लोग करते थे, तो हम एक्शन विलेज इंडिया को वापस रिपोर्ट भेजते थे कि हमने ये कार्ड से जो हमारी इनकम हुई 2 लाख रुपए, तो हमने ये गतिविधि की है। तो उनको जो आगे जब वो कार्ड बढ़ाते थे, तो उनके डोनर्स को वो बताते थे कि ये जो कार्ड आप खरीद रहे हो इससे ये होने वाला है, गांव में स्कूल चल रहा है, या लाइब्रेरी चल रही है, या 5 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया जा रहा है। तो वो उस तरीके से फिर वो लोगों को मोटिवेट करता है। फिर जो कॉरपोरेट, और एक होता है क्राउड फंडिंग। कॉरपोरेट में आपको मैंने जो CSR वाला बात किया था, वहां पे आप अपने प्रपोजल्स जो है आप पहले से बना के दे सकते हो। और एक होता है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग मतलब मान लीजिए आपने कोई बड़ा परियोजना तय किया कि हम 10 लाख रुपए का एक ये करेंगे, एक लाइब्रेरी का बिल्डिंग बना रहे हैं मान लीजिए, और उस बिल्डिंग में 10 लाख रुपए लगेंगे, ये बेनिफिट है, और ये, और उसमें फिर आपने बोला कि बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी यू डोनेट। तो सोशल मीडिया पे डालते हैं लोग, और कई लोग जिसको वो पसंद आता है, तो लोग पैसे चंदे की तरह से डालते हैं। तो क्राउड फंडिंग में वो फिर छोटे छोटे अमाउंट में 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, इस तरीके से लोग सपोर्ट करते हैं ऑनलाइन। और लोगों को आपकी कहानी पसंद आनी चाहिए, आपका जो बिल्डिंग है क्यों है, क्या है, किसके लिए है। उसके लिए एक छोटा सा वीडियो हो सकता है, मोबाइल से शूट किया हुआ वीडियो हो सकता है। तो वो सब अगर अपीलिंग मैसेज करते हैं, तो आपको वो उसका इमीडिएट लाभ होता है। तो ये कुछ विषय थे। इसके अलावा एक जो इंडिया में ना कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको फंड रेजिंग में मदद कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक डाल दूंगा यहाँ पे चैट बॉक्स में, आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मिलाप, 2010 में ये शुरू हुआ था। और उस समय से ये, इसमें क्या है, आप इंडिविजुअल भी रजिस्टर कर सकते हैं, और ये लोग पैसा चार्ज भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो प्लेटफॉर्म जो है वो एक फ्लैट 2 से 3% का कमीशन चार्ज करते हैं, जो आपका ऑनलाइन, ये उनके लिए तो बिजनेस है, आपके लिए चैरिटी है। तो अगर आपको 100 रुपए कोई डोनेट कर रहा है, तो आपको 97 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर होंगे। और इस मिलाप जो है ये पिछले
पिछले कुछ 2010 में शुरू हुआ था, तो अभी 1,000 करोड़ से ऊपर इसने मतलब कलेक्शन किया हुआ। आप सोचिए 10-13 साल में 1,000 करोड़ से ऊपर, तो यानी हर साल 100 करोड़ से के आसपास ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें बीच में कोविड का भी समय आया था। उसके साथ साथ एक जो प्लेटफॉर्म मैंने अभी बोला था, केटो केटो एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है। अगेन इसमें कमीशन जो है वो थोड़ा ज्यादा रहता है इनका, और बट इसमें क्या है, वो स्टोरीज करते हैं और ये फिर प्लेटफॉर्म ये आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो डाल दिया और वो सीधा लाइव हो गया। तो आप जो डालेंगे उसको ये लोग लाइव करेंगे, और लाइव करने के पहले ये एक मतलब वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, और उसके बाद ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजते हैं और डोनेशन एक्सेप्ट करते हैं। ऑनलाइन डोनेशन आता है और आपके अकाउंट में जो जो भी एटीजी अगर आपने लिया हुआ है सर्टिफिकेट, तो जो जो डोनेशन दे रहे हैं उनको एटीजी का सर्टिफिकेट भी ये लोग इशू कर देते हैं। सो जो डोनेशन देने वाले लोग हैं उनको जो लाभ मिलने वाला है उसकी बेनिफिट इनको इमीडिएटली मिल जाती है। और इस तरह का अभी देखिए कि बहुत सारे 10,000 से ज्यादा एनजीओ जो है वो इनके साथ जुड़ के मतलब बहुत पैसा उठा चुके हैं। मतलब इंडिविजुअल और कोई इवेंट के लिए करता है, कोई पूरे प्रोग्राम के लिए करता है, तो ये एक है। एक और प्लेटफॉर्म है इम्पैक्ट गुरु। इम्पैक्ट गुरु जो है वो भी इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है, और लेकिन इसमें फायदा क्या है कि ये प्लेटफॉर्म आपको, अभी आपने सुना होगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आप थोड़ा इनपुट देंगे, उस इनपुट पे ये एक स्टोरी बना देगा। एक मतलब स्टोरी को ऐसे ट्वीक करेगा जिसपे ज्यादा डोनेशन मिलता है। तो बेसिकली वो वीडियो अपील क्रिएट करेगा आपके लिए, फंड रेजिंग के लिए जो आप काम कर रहे हैं। अगेन मैं फिर वहां पे ले जाना चाहूंगा आपके विजन और आपके ज्योग्राफी से जोड़ते हुए, कि आप कहीं ना कहीं एक बीज से शुरू करेंगे और फिर आप आगे इसको एक एक करके बढ़ाएंगे, तो ये उसमें मदद करेगा। बट ये भी वो 5% इनका चार्ज होता है। जो भी फंड, अगर आपको ये 1,00,000 रुपए कलेक्ट करके देते हैं तो 95,000 ही आपके अकाउंट में आएगा, 5,000 इनका ऑपरेशनल कॉस्ट होगा। तो वो अपफ्रंट पैसा नहीं लेते हैं, जो आपको जो डोनेशंस आते हैं उसके हिसाब से ये करते जाते हैं, अपना कट करके देते जाते हैं। और ये फॉरेन जो एफसीआरए ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए भी काफी फायदेमंद है, क्योंकि इसमें यूएसए और यूके से भी जो पैसे आते हैं तो वो टैक्स बेनिफिट भी इनको मिलता है। तो ये इम्पैक्ट गुरु के हिसाब से भी अभी 1,500 करोड़ से ज्यादा पैसा इन लोगों ने पिछले 8-9 सालों में कलेक्ट किया हुआ है। तो ये केटो, मिलाप, इम्पैक्ट गुरु, ये 3 हो गए। इसके साथ एक फ्यूल अ ड्रीम एक प्लेटफॉर्म है। ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप इसके ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये मतलब ये 5 मैं बता रहा हूँ, बट इस तरह के और भी हैं, बट ये रिनॉन्ड है। इस पे जाएंगे तो आपको उसका फायदा अधिक मिलेगा। तो इसमें क्या है कि दो तरीके से फ्यूल अ ड्रीम में 2 तरीके से आप काम कर सकते हैं, कि जैसे एक प्रोजेक्ट आपने बनाया रेगुलर, और एक हो गया फिक्स्ड। रेगुलर मतलब कि आपने बनाया कि इस गांव में इस तरह का कुछ काम करेंगे, लगातार होने वाला कुछ काम। और एक हो गया कि जैसे आपने एक सेटअप किया कि मुझे एक लाइब्रेरी बनानी है और 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो उसी तरीके से फ्यूल अ ड्रीम जो है वो एक सपने को पूरा करने के लिए काम करेगा। तो और इसमें वही जो डोनर और सपोर्टर हैं उन तक रीच करने में ये प्लेटफॉर्म हेल्प करता है। और ये आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो लिंक क्रिएट होगा आप अपने नेटवर्क में भी उसको भेज सकते हैं। इसके साथ ही एक और प्लेटफॉर्म है जो क्राउड वेव ट्रस्ट नाम से एक ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। छोटा ग्रुप है, ये बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है अभी तक। इसमें जो 50-60 ये खुद ही एक ट्रस्ट है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि इनका एक कंसोर्शियम, जैसे ये अलायंस से आप लोग जुड़े हैं उसी तरह का एक कंसोर्शियम बना हुआ है। और इसमें कुछ 1-1.5 करोड़ रुपए इन लोगों ने कलेक्ट किए। 50 एनजीओ इनके साथ जुड़े हुए, तो छोटे छोटे फंड पे काम करें। बट ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में ये कोई बहुत कॉर्पोरेट
नहीं है। तो यहाँ पे क्या है वो मतलब आप जैसे बाकी जो प्लेटफॉर्म है वहां पे डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट होता है, अगर मुझे डोनेट करना है तो आई विल बी पेइंग ऑनलाइन। बट यहाँ पे क्या है कि आप चेक से भी पेमेंट कर सकते हो। कोई एनजीओ को डोनेट करना चाहता है, चेक लिखना चाहता है, तो वो भी दैट इज एक्सेप्टेबल इन दिस प्लेटफॉर्म। ये ऑफलाइन ऑनलाइन वाला दोनों ब्लेंडेड अप्रोच में काम करो, और ये प्योरली ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट जिस तरीके से काम करता है, एनजीओ जिस तरीके से काम करता है, तो उसी तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये कुछ आइडियाज थे। मैंने लिंक डाला है, आपको चैट में मिल जाएगा। और बाकी अगर कुछ और सवाल हो तो हम लोग ले सकते हैं। लेकिन मेरा पुनः ये है कि फंड रेजिंग ओपन करने के पहले, ये ऐसा गेट है, इसको ओपन करने के पहले आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर काम कीजिए। अपने ऑर्गेनाइजेशन का विजन जो है वो सेट कीजिए। विजन के साथ साथ अपनी एक जियोग्राफी बनाइए। एक जियोग्राफी बना के उस जियोग्राफी में काम करने की शुरुआत कीजिए। छोटा अमाउंट ही सही, बट एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट छोटा करते रहिए, और वहां पे छोटे छोटे प्रयोग कीजिए। मैं एक एग्जाम्पल देके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हम लोग काम करते थे, उन्होंने एक गांव में एक आटा चक्की, जो आटा गेहूं पीसने वाली जो मिल होती है वो लगाया, और उसका कॉस्ट करीब 50,000 रुपये आया था। वो इनिशियली जो ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी और ट्रेजरर वगैरह थे, उन लोगों ने मिलके अपना ये कर लिया। तो गांव था, गांव में कोई बहुत उस समय बिजली की समस्या थी, तो वो डीजल पंप से चलने वाला एक आटा चक्की लगाया। उस आटा चक्की के माध्यम से प्रति माह करीब 6 से 7 हजार रुपए का इनकम होता था। क्योंकि एक नॉर्मल बिजनेस की तरह देखिए, एक जगह था जहाँ पे वो आटा चक्की चल रहा है, एक व्यक्ति उसमें काम कर रहा है, तो रोज वो जो लोग वहां पे आ रहे हैं, और वो आटा और एक कुछ तेल भी वहां पे होता था, तो वो मिला जुला के जो उनका महीने का इनकम, ये मैं बता रहा हूँ 2001-2002 के आसपास की बात है। तो जो गांव में जो वो 6-7 हजार रुपए प्रॉफिट हुए, वो व्यक्ति को सैलरी देने के बाद, डीजल और जो मेंटेनेंस का खर्चा निकालने के बाद 5 से 6 हजार रुपए पर मंथ नेट प्रॉफिट होता था तब। और थे, तो आप देखिए कि हर 3 महीने में 18 हजार रुपए, और मतलब साल में 70-80 हजार रुपए हो गया जमा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो एनुअल क्या करती थी कि ये पैसा एक बैंक अकाउंट में वहीं पे जमा करते रहती थी, और लोगों के साथ बैठ के एनुअल प्लान बनाता था कि जैसे ग्राम सभा करते हैं ना, उस तरह से ग्राम सभा करते थे, और कहते थे कि ये जो संस्था का आय हुआ इस गांव में, आपने जो आय कराया टक्की चला के, और वो ये है, हमारे पास 72 हजार रुपए अभी आ गए हैं, इसको हम चाहते इसी गांव में खर्च करना। अब आप लोग बताइए कि इसका बेहतर इस्तेमाल कैसे होगा। और ये करने के बाद वो उनको एक और कंडीशन लगा देते थे कि भैया ये 72 हजार ही है, लेकिन हमारे पास हम लोग काम ऐसा करें कि हम लोग 1 लाख 1.5 लाख का कार्यक्रम बनाए, और बाकी पैसा जो है वो गांव के लोग मिलके, चाहे वो श्रमदान करके हो, या और वो वहां पे कोई कंपल्सन नहीं था। वो ये कहते थे कि भाई आप शिक्षा, स्वास्थ्य या जो भी विषय आप चुनना चाहते हैं वो आप चुन लीजिए। ये पैसा आपने ही दिया है, मतलब इस संस्था को किसने दिया? आपने आटा यहाँ पिसवाया, तो आपको संस्था को ये लाभ हुआ। तो वो लाभ लेके हम बाहर नहीं जा रहे, ये इसी गांव का पैसा है, इसी गांव में खर्च होगा। लेकिन कैसे होगा? तो आपके सहमति से होगा। तो ग्राम सभा मोबिलाइज हो गई। अब लोगों को लगा छोटा अमाउंट, तब के लिए सोचिए आज आज का अगर रखे तो 4-5 लाख रुपया हो गया। मतलब उस समय ये 70-80 थाउजेंड रुपीज, आज के हिसाब से देखिए पिछले 20 सालों में तो कम से कम 4 गुना से तो ऊपर हो गया होगा। तो आज के हिसाब से सोचिए तो 4 लाख रुपए, अगर 3 लाख रुपए साल में अगर किसी गांव में खर्च करने की कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है इस तरह के किसी एक प्रयास से, तो वो वहां पे मैचिंग के लिए फिर बात कीजिए। जो अभी मनोज जी बोल रहे थे, मैचिंग करने में लोग बड़ा आसान ये होता है, और फिर आप और लोगों को ले आइए कि भैया देखिए हमारे पास तो यही 3 लाख रुपया है जो हम इस गांव में इन इन विषयों पे करना चाहते हैं। गांव के ग्रामीण लोग जो है वो 1 लाख रुपया कलेक्ट करके देने के लिए तैयार हैं। अब आप बताइए कि आप किस तरह से फंड रेज कर सकते हो, मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये आइडिया, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये टेस्टेड आइडिया है। वहां पे हम लोग को
हर साल 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का काम हम लोग कर पाते थे, और कोई CSR कुछ नहीं, तब तो ये सब था भी नहीं, सिर्फ लोगों के कंट्रीब्यूशन और ये 70-80,000 जो मिलता था उससे होता था। मुझे लगता है मैंने अपनी बात समराइज की, और ऑनलाइन डिस्कशन में इससे ज्यादा कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। और जो आप लोगों ने सुना तो उससे जुड़ा हुआ जो लिंक था वेबसाइट मैंने डाला है, और बाद में मनीष जी को मैं कहूंगा कि ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दें, ताकि आप बाद में भी रेफर करना है तो रेफर कर सकते हैं। और परियोजना लिखना और कैसे प्रोजेक्ट लिखना, ये सब के विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज कॉन्सेप्ट पे बात करना था, तो इसलिए मैंने ये तरीका चुना। और किसी के सवाल होंगे तो हम लोग बात कर सकते हैं। बाकी मेरे ओर से प्रेजेंटेशन इतना ही है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो हाँ बताइए। हेलो। हाँ, आवाज सुनाई दे रही है आपकी? सर आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप पर नंबर मिल सकते हैं? नंबर मिल सकते हैं क्या? मैं नया हूँ, आज ज्वाइन किया हूँ। हेलो। इनको आप व्हाट्सएप लिंक भेज दीजिए जुड़ने के लिए अपने जो अलायंस का जो आपका ग्रुप है उसका ग्रुप का लिंक यहाँ डाल दीजिए। जो लोग नहीं जुड़े होंगे वो जुड़ सकते हैं। सर ये चैट में डाल दीजिए सर। 12 ठीक ठीक, मैं डालता हूँ। चैट में चैट कहाँ है? क्या सवाल है तो वो पूछ लीजिए। सर मेरा एक सवाल था। निमेश बोल रहा हूँ, शिवेंद्र सहयोग एवं जन कल्याण संस्थान से। हाँ हाँ बताइए। सर नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन क्या हमको एक बार कराना पड़ता है कि बार बार, मतलब हर साल अपने को ऐसा कराना पड़ता है सर? मतलब स्लॉट्स में 2 साल 3 साल या 5 साल के स्लॉट्स वाला जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आप जो संस्था है वो एक और प्लेटफॉर्म है, एक तरह से वो प्लेटफॉर्म है एक्टिव स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए। जैसे आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, मान लीजिए राजनांदगांव में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया आपकी संस्था का। अभी राजनांदगांव में कोई काम करना चाहता है, तो अभी मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि राजनांदगांव में कौन कौन सा एनजीओ है, उसका सेक्रेटरी कौन है, कांटेक्ट पर्सन कौन है? तो इस प्लेटफॉर्म को बनाने के पीछे उनका मकसद ये था कि आप अपना रजिस्ट्रेशन, मतलब चूंकि आप अब आप देखिए 3 तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और उसमें कोई प्रेजेंट होने के लिए जरूरी नहीं है। हम हो सकता है किसी और जिले में भी काम कर सकते हैं, हमारी ज्योग्राफी हम खुद आइडेंटिफाई करते हैं। तो उस तरीके से मतलब आप वहां पे करते हैं तो आप तक पहुंच थोड़ा जल्दी हो जाएगी। आपको पहचानना है कि कहाँ पे राजनांदगांव, हम सर्च करेंगे उसमें तो हमको मिल जाएगा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन राजनांदगांव में बेस्ड हैं। क्योंकि अभी स्टेट से मान लीजिए कोई जो छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन होता है 1973 एक्ट है शायद, या कुछ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 है या कुछ और है। सर आपका 1973 है। सर ग्रुप कौन से पता नहीं चला सर, इसमें जाने से पता चलेगा? तो जो लास्ट वाला भी है ना, उस पे जाके आप क्लिक कीजिए या कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, आपके इसमें हो जाएगा। तो सर जो यहाँ पे एक हाँ, आप मनीष जी आप अपना इनसे नंबर दे दीजिएगा ना प्लीज। और तो उसमें क्या है कि आपने जैसे 1973 एक्ट में रजिस्टर कराया तो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो, या फिर हम ट्रस्ट रजिस्टर करा सकते हैं। तो ट्रस्ट 1882 एक्ट के थ्रू ट्रस्ट रजिस्टर कराएंगे तो ये तीसरा कंपनी एक्ट हो गया। तो आपको मिलेगा नहीं कि राजनांदगांव में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो स्वयं, मतलब तीनों तरीके से आप काम कर सकते हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अब उसमें क्या है, इसी फॉर्मेट में स्कूल भी रजिस्टर करते हैं, इसी फॉर्मेट में मंदिर जो सोसाइटीज होती हैं, रिलीजियस सोसाइटी होती हैं, वो भी करती हैं। तो इस केस में ये वाला जो, अगर आप नीति आयोग के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो वहां पे आप अपने आप को एक तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम इस जिले में हैं, इस
विषय पे काम कर रहे हैं और एक अपना एक्टिविटी प्रोफाइल भी अपलोड करते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप इसको किस तरीके से ये करेंगे, बट उसका कोई कंपल्सन नहीं है कि आप उसके बगैर कोई बिड नहीं कर सकते हैं या कोई पार्टनरशिप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो एक फैसिलिटेशन का प्लेटफॉर्म है केवल। सर नंबर बता सकते हैं कि सर? का लिंक यहाँ पे डाला हुआ है आपको, और मनीष जी ने अपना नंबर भी डाल दिया है, आप लिख लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिएगा। और कोई सवाल है? सर चार्ट कहाँ से निकलेगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ थोड़ा। ये कहाँ पे जाना पड़ेगा चार्ट के लिए? हरी नरेश जी, मैं आपको जानकारी दे दूंगा, मैं आपसे परिचित हूँ तो। यस सर। हाँ हाँ हाँ। सवाल है? और कोई जिज्ञासा है तो बताइए। सर मैं तेज राम सर। हाँ तेजी बताइए। सर एक जानकारी चाहिए थी कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, एडवाइजर रहते हैं, एनजीओ एडवाइजर कहते हैं कि हम आपको गवर्नमेंट के जो है प्रोजेक्ट दिलाएंगे, हम बीच में रहेंगे और कुछ एग्रीमेंट होगा आपके और हमारे बीच, और हम जो है प्रोजेक्ट वगैरह दिलाएंगे। तो क्या ये वाकई होता है या इस तरीके से करना चाहिए? मुझे पता है ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ये कोई कर रहा है तो वो फ्रॉड का काम है, और बहुत सारे लोग इस तरह से अपना पैसा लुटा चुके हैं पहले भी। तो जैसे ये जो प्लेटफॉर्म मैं दे रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म पहले से डिक्लेयर कर रहा है कि भैया हम 5% चार्ज करेंगे, बट ये उनका ऑपरेशनल कॉस्ट है। वो एडवर्टाइज करते हैं आपके बिहाफ में, सोशल मीडिया पे डालते हैं, आपको और भी चीजों में मदद करते हैं, और ये डायरेक्ट ये कोई प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हैं। आपकी संस्था का आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसको फंड करने के लिए दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने मांगा है और उसके अगेंस्ट में दे रहे हैं। तो जैसे अभी मैंने ग्रुप में 2 डाला, केटो, मिलाप है, इसमें इसमें आप जाके कर सकते हो और आप देख भी सकते हैं। जैसे अभी मैंने अभी केटो का खोला है, इसमें बहुत सारा है कि भाई कोई स्कूल फॉर स्पेशल नीड चलाना चाहता है और उसके लिए उनको 30 लाख रुपए की आवश्यकता है। मैं आपको वो अगर स्क्रीन दिखा दूं, फंड रेज किया हुआ है, देखिए पे दिख रहा है। यस सर, प्रेजेंट हो रहा है। तो इसमें जैसे इस तरह का है, तो ये ओपन है कि ये किसी ने डाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके 35 दिन बचे हुए हैं, इसमें 1184 लोगों ने किया है। देखिए 20,56,000 रुपए इन्होंने रेज कर लिया है अभी। 30 लाख का इनका टारगेट था कि ये एक स्कूल फॉर स्पेशल नीड, मैंने बोला ना कि आप पुस्तकालय के लिए चला रहे हैं। स्पेशल नीड मतलब जो बच्चे खासतौर पे स्पेशली एबल्ड हैं उनका। दूसरा है एक किसी का इंडिविजुअल क्वेरी है, किसी के बच्चे की कुछ बीमारी है और उसके लिए उसने अपना डाला हुआ है। 60 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट था, 42 लाख रुपए उनको मिल चुके हैं। तो इस तरह के आप देखेंगे इनके वेबसाइट पे इसी तरीके से होता है, मोबाइल बेस्ड हो सकता है। और ये यहाँ पे देखिए इनके जो कॉज डाले हुए हैं कि किस तरह का आप डोनेशन, कोई एनिमल पे काम कर रहा है, कोई बच्चों के लिए काम कर रहा है, शिक्षा के लिए काम कर रहा है। तो इन विषयों पे ये क्राउड फंडिंग होती है और लोग इंडिविजुअली एक लिंक के माध्यम से हम आराम से पैसे पेटीएम से या किसी ऑनलाइन माध्यम से हम पैसे दे सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज ये लोग डालते हैं और इनकी पूरी टीम होती है, दे विल हेल्प यू। इसमें क्या होता है कि अब वो 60 लाख रुपए अगर कलेक्ट करा रहा है लोगों से, तो उसका वो पहले से पता है कि उसने अपना डाला हुआ होगा कि हम इतना पैसा इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए वो इतना पैसा चार्ज करेंगे, क्योंकि ये वेबसाइट फ्री में तो चल नहीं रही है। इतना सिक्योर्ड पेमेंट का उन्होंने बनाया हुआ है गेटवे। आप जैसे ये आप देखिए 100% सिक्योर, तो बहुत सारे और ऑनलाइन इस पे है, तो वो पैसा लगता है इसको चलाने में। इसको चलाने में बहुत सारी टीम लगी हुई है, तो उनका कॉस्ट निकाल के ये देते हैं। तो दैट इज एग्रीड विथ एनजीओ कि आप अगर कर रहे हैं या इंडिविजुअल भी, तो वो पहले से कर देंगे और वो कहेंगे कि भाई 5%, 3% हमारा चार्ज होगा, बट वो अपफ्रंट नहीं होगा, वो आपसे पैसा पहले नहीं मांगेंगे। दे विल हेल्प यू गेटिंग दैट गोल और फिर आपको वो पैसा
काट के आपके अकाउंट में, ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में आ जाएगा। तो ये एक रजिस्टर करके जो भी चाहें ऑनलाइन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्ट अ फंड रेजर फॉर फ्री, शुरुआत आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 0% प्लेटफॉर्म फी, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने के लिए पैसा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप उनको बोलोगे कि आप करके दो हमको, तब वो चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। एक वेबसाइट इसी तरह का मिलाप करके है। अपने फेसबुक वगैरह में दिखेगा। तो क्या है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को। ये मिलाप का वेबसाइट है इस तरह का, देखिए अधिक लोगों ने फंड रेजिंग किया है, ठीक है। इसमें इसमें भी क्या है, आप अपने मतलब बहुत सारे लोग, अब जैसे कोई इंडिविजुअल है, बहुत सारे लोग ये है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, उनको मेडिकल सहायता के लिए पैसे चाहिए और उसके लिए उन्होंने फंड रेज किया है, देख रहे हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉन प्रॉफिट में भी देखिए टैक्स बेनिफिट लिखा है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, कोई मुंबई बेस्ड लार्जेस्ट स्लम टू बिकम चेंज मेकर, तो यहाँ पे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, इनका एक टारगेट है। तो इन्होंने डाला हुआ है। तो अलग अलग तरीके से आप देखिए लोगों को यहाँ पे फंड मिल रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे हेल्प डॉग्स ऑफ दिल्ली, तो कोई दिव्यापुरी है, उनको 4,54,000 रुपए ऑलरेडी इन्होंने कुछ प्लान किया होगा तो मिला है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इन वेबसाइट्स पे आइडिया भी मिलेगा और आप उस तरह का काम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई ओल्ड एज होम चला रहा है, 20 ओल्ड एज होम चला रहा है, तो उसको 71 लाख 71,35,000 मिल चुका है। तो इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म आपको मदद करता है फंड कलेक्ट करने में, ठीक है। तो इसका भी मैं लिंक डाल देता हूँ, milap.org। बट इसमें मैं ये कहूंगा कि थोड़ा ट्रस्टेड वेबसाइट से जाके चेक करके तब डालना। ये जो मैं डाल रहा हूँ ये सब ट्रस्टेड है, ये लोग फ्रॉड नहीं है। बट इस तरह का जो तुम बता रहे हो तेज, हो सकता है कोई फ्रॉड इस तरह का काम कर रहा है। आजकल तो फोन और अकाउंट सब इधर उधर जुड़ा हुआ है ना, तो पीपल यूज डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड टू डू फ्रॉड। तो ये वाले जो है ये सब फ्रॉड नहीं है। यहाँ पे आपको अपना एक प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक पे आप अपना प्रोफाइल बनाते हो और आप डालते हो, उसी तरह से आप अपनी सोसाइटी का इस पे प्लेटफॉर्म बनाओगे, बैंक अकाउंट डिटेल डालोगे, उसमें रजिस्ट्रेशन डिटेल डालोगे, 80G कंप्लायंट है तो वो डालोगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स बेनिफिट है, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड आपको जो डोनर है उसको सर्टिफिकेट चला जाएगा। तो अगर मुझे टैक्स लाभ मिलता है तो मुझे प्रेरणा ज्यादा होगी कि भाई हम टैक्स मतलब ये करें। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर जिसको हो रहा है जहां पे, वहां पे लोग ज्यादा करेंगे। तो ये कुछ ये है 3-4 जो मैंने बताया। बाकी और कोई सवाल? जी सर, थैंक यू सर। सर ममता बोल रही हूँ सर, नमस्ते। हेलो हेलो। हाँ बोलिए ममता जी। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ सर, जैसे अब हम लोग MHM पे जैसे काम करते हैं, तो वहाँ भी कई सारे NGOs रहते हैं जो जिनको अच्छा लगता आपकी आवाज नहीं आ रही है ममता जी। ममता जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। और किसी का कोई सवाल है? सर वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है, हेलो, अभी आ रही है। जी जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सर, मनीष सर? हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। आ रहा है हाँ ममता जी, सर, बोलिए। हाँ जी सर। और बोल रही सर, जैसे MHM पे हम काम करते हैं तो कई NGOs में महिलाएं भी हैं, तो वो सैनिटरी पैड के लिए बोलते हैं कि हमको कहीं से दिलवा देते ममता मैडम, तो हम लोग ये जो गरीब महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको हम उपलब्ध करा देते। तो क्यों क्यों दिलाना है सैनिटरी पैड? क्यों नहीं आप उनको ऐसे, देखिए एक जैसे
स्किल देने की बात कीजिए ना, कि वो उनको अगर मान लीजिए कि बहुत सारा तरीका है, 4-5 तरीके हैं, उनमें से एक सैनिटरी पैड है। जी सर। अगर कोई कपड़ा, सूती कपड़ा हो या एक आमतौर पे उसको कुछ और बोलते हैं, फलालिन क्लोथ होता है, जी सर। बहुत सारे जगह रीयूजेबल कपड़ा यूज करते हैं, तो हम उनको उस स्किल पे बात करें कि भैया आप इसको धो के धूप में सुखा के यूज कीजिए। आपको सैनिटरी नैपकिन की आवश्यकता नहीं। सैनिटरी नैपकिन का तो देखिएगा आगे आने वाले समय में बहुत डिस्करेज कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्रदूषण के हिसाब से नहीं, वो डिग्रेड नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, वो जी सर। जलने से भी नुकसान है और धरती में जाने से भी 500 साल लगेगा खत्म होने में। तो जी उसका सर। सस्टेनेबल सॉल्यूशन के ऊपर बात करना है, तो हम तो ये इसके पक्ष में ही नहीं है। अगर आप किसी और इस पे जा सकते हैं तो और भी अच्छा है, लेकिन हाँ, उस प्रक्रिया को एमएचएम में जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग और भी विषय पे बात करेंगे कि भाई आप अगर कपड़ा भी इस्तेमाल करते हैं तो उसको धो के धूप में सुखा के तब इस्तेमाल कीजिए। तो हमारा जी सर। कम्युनिकेशन ये होना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म सप्लाई आप सतत तो किसी को दे नहीं पाएंगे, तो आप यस क्यों सर। डिपेंडेंट बना रहे हैं लोगों को? अब नहीं लोगों सर। को अपना चॉइस नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि जी हम सर। लोगों में ये इतना अवेयरनेस कर दें कि उनको अगर लग रहा है कि नहीं हमको सैनिटरी नैपकिन ही इस्तेमाल करना है, तो मान लीजिए एक महिला को महीने में 30 रुपए या 50 रुपए की आवश्यकता हो रही है, तो वो जी फैमिली जो है वो फिर उसके लिए प्रावधान करे, क्योंकि वो मतलब महुआ पीने के लिए तो 50 रुपया निकल जाएगा, या गुटखा खाने के लिए निकल जाएगा 50 रुपए महीने में। महीने का बात बोल रहे हैं, हो सकता है वो दो दिन में इससे ज्यादा खर्च कर देंगे सिगरेट, महुआ और इस तरह की चीजों में। तो यस सर। फैमिली इस चीज को समझे, उसके लिए स्वयं सेवी संस्था को काम करना चाहिए। सप्लाई देने में हम जैसे घुसेंगे ना तो खत्म हो जी जाएंगे, आपका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। जी सर। जी सर। जैसे मैं बात करती हूँ सर, तो मैं तो डायरेक्ट कपड़े का ही यूज के लिए बोलते हैं, और क्योंकि हर जगह उपलब्ध नहीं ये हो फिर पाता, हर कोई एनजीओ देखिए, वाले ऐसा बोलते हैं तो बोल सर। ये भी हम बोल रहे हैं कि ये हमको प्रिस्क्रिप्शन देना ही नहीं है। हम बिल्कुल लोग सर। एक बात करें तो हम लोग 3-4 जो चीजें हैं भाई आप देख लीजिए, ये ऐसे है, सैनिटरी नैपकिन के ये फायदे हैं, ये नुकसान है, इतना यस सर। कॉस्ट आएगा, इसका 10 रुपए कॉस्ट आएगा, 10 रुपए में 6 महीने चलेगा, इसका कॉस्ट रीयूजेबल का क्या होगा, तो ये हमको उनको ऑप्शंस बताना है। उसके बाद लोगों को अपनी क्षमता, अपने विवेक पे रहने दीजिए कि वो क्या करते हैं निर्णय, ठीक है ना, यस परिवार क्या निर्णय करता है। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति को हमने मान लीजिए हमने दे दिया, गांव में 25 परिवारों को आप दे रहे हैं, तो हर महीने आप उस डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर आप गलत कर रहे हैं। वो यस सर। फैमिली अगर इस अफोर्डेबिलिटी में नहीं जा रही है, हाँ, हमको वहां बताना वो है कि भाई आप इसको कैसे मेंटेन करना है, ठीक है ना, जी सर। जी सर। रीयूजेबल कैसे यूज करना है, या अगर हम कपड़ा यूज करें तो उसको कैसे करना, उस कपड़े को कैसे डिस्पोज करना है, या धो के कैसे हमको यूज, तो वो हमारा एनजीओ जो है उस पे बात करे, ना कि सप्लाई में घुसे। अगर कोई सप्लाई में घुस रहा है तो वो उनको समझाइए कि ये तो ऐसा है कि आप एक समस्या को समाधान कर रहे हैं और दूसरी समस्या का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक सर, थैंक यू सर। आई थिंक सभी सवाल आ गए होंगे, क्योंकि हर एक आदमी के प्रश्न जो है वो दूसरे से रिलेट भी करते हैं एक दूसरे के प्रश्न को। अभी भी अगर किसी का क्वेश्चन रुक गया हो, कुछ समझना हो, जो विषय सर ने रखा है उसमें से कुछ समझना हो आपको, तो आप विषय रख सकते हैं। हेलो सर, मैं कविता बात कर रही हूँ। बताइए। हेलो जी कविता जी बताइए। जी। सर, सीएसआर फंडिंग के बारे में सर ने वेरियस टाइप्स ऑफ फंड रेजिंग्स बताए बहुत बढ़िया से। लेकिन सीएसआर का सर हम एक दो कंपनीज को अप्रोच हुए थे। हमने ये देखा कि उनके अपने विलेजेस एक तो सिलेक्ट हुए थे फर्स्ट, एंड सेकेंडली उनके अपने किलोमीटर्स या दायरे है सपोर्ट करने के लिए, या फिर वो खुद अपने फाउंडेशंस बना के एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उस जगह थोड़ी सी सर प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वक्त उसको किस तरह हम डील करें या किस तरह हम उसे आगे बढ़ाएं, स्पेशली फॉर द सीएसआर क्योंकि हमारे पास सीएसआर का है रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, लेकिन अभी तक हम उसे ये नहीं ब्रेक नहीं कर पाए हैं।
सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये अभी हम ट्रांजिशन फेज में चल रहे हैं। अभी तक जी एक जो विश्वास है वो हम जीत नहीं पाए हैं। हम यानी कि जो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं वो एक विश्वास जीत नहीं पाई हैं। और ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव और प्लस इनसे बातचीत में मेरी भी बातचीत होते रहती है। मतलब लोग यूनिसेफ को पैसे देने के लिए तैयार हैं CSR वाले, और हम लोग उनसे ले नहीं सकते हैं। तो हम उनको जब ये बात कर रहे हैं तो उनका यही लगता है कि CSR मतलब स्कूल चला लो, स्कूल में लगा दो, बिल्डिंग बना दो, ये कर दो। आपने जो बोला ये जो दायरे वाला 2 कानून है, ठीक जी है। एक कानून वो है विस्थापन का कानून है, जो बड़ी इंडस्ट्री लगती है। जो बड़ी इंडस्ट्री, अगर आप मान लीजिए सेल का ले या जो भी, अगर बड़े पावर प्लांट लग रहा है, तो जो बड़ी इंडस्ट्री जब लगती है तो उसके 8 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा, उस जी क्षेत्र में वो लोग काम करने के लिए बाध्य हैं। तो ये है कंपनी एक्ट के पहले की बात, ठीक है। यहाँ पे वो CSR नहीं, यहाँ पे उनको करना ही है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा भूभाग उन्होंने ग्रहण कर लिया है और उसको बाउंड्री करके रख लिया है। तो लोगों के का आपने रास्ता रोक दिया, लोगों को बगल में आप धूल ये दे रहे हो, धुआं दे रहे हो, तो प्रदूषण कर रहे हो। उनकी जमीन, आप खेती की जमीन होगी पूर्वजों की, आपने वो जमीन ले ली। तो आप 8 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है वहां पे आपको करना है, ठीक है, ये अलग है। इसके अलावा जब CSR की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अभी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है। लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो 2% ऑफ देयर प्रॉफिट, ये पैसा जो खर्च होना है, इसके लिए ज्योग्राफी का लिमिटेशन नहीं है, वो कहीं भी कर सकते हैं, ठीक अच्छा है। उसमें हाँ, ये कहीं भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ उस 2% में उनका ये रहता है कि एक प्रोजेक्ट की, वो इवेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे कि हम बिल्कुल किसी को, मान लीजिए हम बुला रहे हैं, किताब लॉन्च करा रहे हैं और ये तो होटल का खर्चा, वो नहीं करना है। उनको एक परियोजना पे काम करना होगा और उसमें आउटपुट और इस पे बात करना होगा कि भाई इस कार्यक्रम से ये लाभ हुए, बेसलाइन हुआ, ये इनलाइन किया हमने, तो इतने परिवारों को ये लाभ हुआ, तो सीधा सीधा उस पे काम कर सकते हैं। तो उनको भी अभी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए ये समस्या आ रही है। बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम जो प्रयास करेंगे, जो पहला मैंने बोला, मेरा जो शुरुआत मैंने क्या किया था, विजन और ज्योग्राफी से, जहाँ पे संस्था अगर आप बनाते हैं तो इतनी क्षमता रखिए कि वो संस्था बिना किसी के सपोर्ट के कम से कम 1 या 2 गांव में कुछ काम कर सके, बेस्ड ऑन योर विजन। जिस दिन आपने ये कर लिया, आप देखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, फंड, मतलब ऐसे भी तो संस्थाएं हैं ना जिनको लोग पैसा देना चाहते हैं और वो नहीं लेना चाहते हैं, जी ऐसी भी संस्थाएं हैं। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। यहाँ बिलासपुर में एक हॉस्पिटल है, बिलासपुर से कोटा के तरफ कोटा नहीं, क्या नाम है अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो CHC, ठीक है ना, CHC को वो हॉस्पिटल चलाता है। CHC जो सरकारी CHC है, तो कुछ डॉक्टरों का समूह है, वो महाराष्ट्र और अलग अलग जगह से पढ़ के आए और यहाँ पे उन्होंने एक संस्था शुरू किया। जो लोग उधर के होंगे वो जानते होंगे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं गया हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन में। यूनिसेफ चाहती थी कि उनके साथ काम करें, और वो बिलासपुर के आगे जो जंगल का क्षेत्र है वहां पे वो लोग मतलब आदिवासी बैगा समूह के साथ काम कर रहे हैं। हम चाहते थे कि वो हमारे मुद्दे पे, यूनिसेफ जिन विषयों पे काम करती है उस पे वो काम करें, लेकिन वो लोग नहीं माने। मतलब कहने का मतलब, हम पैसा देने के लिए तैयार थे, वो लोग लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका एजेंडा बड़ा सेट था और उसमें ही वो संतुष्ट है। उनके पास फंडिंग की भी कमी नहीं है, लोगों की भी कमी नहीं है, रिसोर्स की भी कमी नहीं है। तो आप अपने आप को, जिस दिन आपका विजन क्लियर हो गया और 1-2 गांव वाला जो मैंने बोला, अगर आप इस तरह का कुछ प्रयोग कर लिए गांव के साथ, तो आपको उसी के बल पे आपको बहुत सारा फंड्स मिल सकता है और आप एक्सपैंड कर सकते हो और आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर सकते हो। बट वो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। जी अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। अभिषेक जी नमस्कार। वो गनियारी है सर, गनियारी में वो लोग चलाते हैं। बिल्कुल गनियारी CHC, और उनका संस्था का क्या नाम है डॉक्टर साहब का? जन सहयोग। हाँ, मैं गया हूँ वहां पे, सहयोग बहुत बहुत पुराना
एक ब्रिटिश टाइम का कुछ बिल्डिंग है जिसमें उनका CHC अभी चल रहा है, सरकारी CHC। बट अच्छा काम करते हैं वो लोग। मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी उनको जरूरत नहीं है, तो मतलब वो उस लेवल पे पहुंचाने में ठीक है समय लगा है ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन उन्होंने भी यही मार्ग अपनाया, एक जगह चुना, उस समुदाय के साथ लगातार लगे रहे और आज एक बड़े मुकाम पे काम कर रहे हैं। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार हमको सर, मौका देने के लिए मैं बातचीत कुछ का। बताना चाह रहा था। अभिषेक सर नमस्कार जी मैं सुरेश शुक्ला महासमुंद से। हाँ जैसे अभी आप बता करके एक फैक्ट्री खुला है, कंपनी है, उन्होंने हमारे से संपर्क किया हुआ था कि अगर हम उसी क्षेत्र में लगभग कुछ ट्राइबल्स के साथ काम करते हैं, सांप पकड़ने वाली जाति के साथ, तो उन्होंने स्वतः संपर्क करने के बाद वो बोले कि उनके कुछ विषय उनके द्वारा बताए गए, उस विषय पर यदि आप काम करेंगे तो हम आपको निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। ऐसा जैसा अभी बताए, आपकी विश्वास और एक क्षेत्र में पकड़ पहचान हो, तो उसके आधार पर वे स्वतः सहयोग करने के लिए आते हैं और वो स्पेसिफिक विषय भी बता दिए कि उस क्षेत्र में काम यदि आप करेंगे तो हम आपको जो CSR के अंतर्गत कुछ फंडिंग कर सकते हैं। और सेम चीज सर DMF में भी आया हुआ था, जिला प्रशासन के माध्यम से। जैसे कुपोषित बच्चों को, हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है सर महासमुंद, तो कुपोषित बच्चों को लेकर के यहाँ पिरामल भी काम करता है। उन विषय पर भी यहाँ जिला प्रशासन के माध्यम से वो आमंत्रित किए हुए थे कि अगर आपको कुछ इस प्रकार का डिजाइन कर लेते हैं कि हमारे जिले में कुपोषण का जो दर है वो कैसे करके कम कर सके, तो हम आपको कुछ सहयोग कर सकते हैं करके। सही बात। मतलब अगर अपने एक गांव में भी आपने इस तरह का कुछ प्रयोग कर लिया ना, तो फिर आप समझ लीजिए कि लोग वो देखने आएंगे और रेप्लिकेट करने के लिए इस तरह के सारे कार्यक्रम मतलब लोग चाहेंगे कि वो करें। तो एक गांव में करने का बहुत खर्चा नहीं लगेगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे अभी ममता जी ने जो बोला, सप्लाई पे जाना ही नहीं है हमको, लोगों के व्यवहार में कैसे बदलाव लाए, जो रिसोर्स है उसी का इस्तेमाल करके कैसे करना, उसी पे काम करना। तो एक गांव आप ठीक करने का सोचिए, जितनी संस्थाएं हैं, अगर हमारे साथ आज 20 स्वयंसेवी संस्थाएं अगर जुड़ी हैं इसमें, अगर 20 गांव में भी आप बदलाव लाते हैं ना, तो उस एक गांव का मॉडल हम लोग तो तैयार है। हम लोग आपको मदद करेंगे कि उसको, ये प्लेटफॉर्म अलायंस का उसी के लिए कि आप जो बदलाव की कहानी लिख रहे हैं उसको बड़े दुनिया तक पहुंचाने के लिए हम लोग भी एक मीडिएटर की तरह काम करेंगे। यूनिसेफ भी उसमें सहयोग करेगा और बाकी जो एक दूसरे साथी हैं एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक लार्जर शेयरिंग के लिए। जी, तो आज का सेशन यहाँ समाप्त करने के पहले मैं अभिषेक सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा कि आपने बहुत ही बेहतर तरीके से जो समझाया कि विजन को कैसे सेट करना है। पहले संस्था स्वयं को अपने व्यवस्थित कर ले, उसके बाद जैसे इंग्लिश में फ्रेज भी कहा गया, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले हम खुद को व्यवस्थित कर लें, अपने आप जो हम चाहेंगे वो हमारे साथ होगा। एक छोटी सी बात कह के फिर मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जैसा सर ने कहा उसको अगर दूसरे तरीके से हम समझे, मैं ये अक्सर कहता भी रहता हूँ कि कोई प्रॉफिटेबल कंपनी या कोई अगर कोई दुकानदार है, अगर बेहतर दुकान चलाता है, उसके पास अगर कोई सामान आप खरीदने जाते हैं तो वो कहता है कि मेरे शोरूम में आइए आप, और शोरूम में जाके वो अपनी पूरी व्यवस्था को दिखाता है जिससे कि आप मोबिलाइज होकर उसके सामान को खरीदते हैं। इन द सेम वे हम अपनी संस्था के आइडियाज को सेल करते हैं, हम आइडियाज पे काम कर रहे हैं। तो क्या हमारे पास भी ऐसा कोई शोरूम है? तो हमको अपना शोरूम एक किसी ज्योग्राफी को सेट करना होगा, वहां पूरे कम्युनिटी को मोबिलाइज करके किसी पार्टिकुलर विजन पे जो हमने तय किया है, जो हम लोगों ने मिल के तय किया है, उस पर अगर हम काम करते हैं तो आई थिंक हमको लगता है कि वहां से फंड रेजिंग स्वतः जो है एक प्रवाह दिखना शुरू हो जाएगा। आपका भी विजन क्लियर होगा और सामने वाले का भी विजन क्लियर होगा कि हम इस जगह पे आपसे मिल सकते हैं। तो ये जो एक मिलन का केंद्र है वो अपना वो ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है जिसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा अभिषेक सिंह जी का कि आपने बहुत ही तरीके से एक कैस्केड करके पूरा समझाने का प्रयास किया, और सभी एनजीओ साथी और जो एनजीओ में काम कर रहे हैं, वैसे कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ स्टूडेंट जुड़े हैं, वो सभी इसका लाभ लेंगे। मैं इसका वीडियो का पूरा रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ये वीडियो भी आप लोगों को भेज दूंगा और इसको
सभी से अपेक्षा है कि जो जो बिंदु इसमें लाए गए हैं, उन सारे बिंदुओं को एक एक तरीके से आप अपने एनजीओज पर या आप जिस एनजीओ में आप काम करते हैं उसके लिए आप काम करें, तो लगता है कि आज के इस कार्यक्रम को यह स्वतः परिभाषित हो जाएगी, ये कार्यक्रम अपने आप में सफल माना जाएगा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अलायंस फॉर बिहेवियर पुनः आपका आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए मनोज जी, बहुत अच्छा रहा। जी जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू।